Hello friends, welcome back to my channel Scholar Classes. So today we'll discuss the part 3 of the civics lesson Federalism, that is decentralization in India. And yes, before starting this discussion, I would like to urge my viewers, old and new, to please like, share and subscribe to my channel because it will give some kind of motivation to me so that in future days I can make more videos like this. तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ये पढ़ा कि फेडरल गवर्नमेंट्स में दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं। तो अगर आप इंडिया का बात करो, इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, ओके। तो इंडिया में सिर्फ दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट से ही देश को गवर्न नहीं किया जा सकता है। इंडिया का अगर आप कंपेयर करो दूसरे देशों से, स्पेशली अगर आप यूरोप के देशों से कंपेयर करोगे, तो हमारे देश में कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो यूरोप के बहुत सारे देशों से भी बड़ा है। जैसे अगर आप पॉपुलेशन के मामले में देखो तो उत्तर प्रदेश में जितना पॉपुलेशन है वो रशिया से ज़्यादा है। महाराष्ट्र आपका जर्मनी से भी बड़ा है। आपने पावर शेयरिंग में पढ़ा होगा कि हरियाणा आपका बेल्जियम से भी बड़ा था, ओके। तो ऐसे देश में जहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टेट्स है, उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सब सेक्टर्स को देखभाल नहीं कर सकते। इसलिए हमें थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट का ज़रूरत है। और थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है इनको काम करने में इनको क्या होगा, थोड़ा सा आसानी होगा, ओके। तो इस थर्ड टीयर या थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो पावर को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में सीमित ना करके क्या बात हुआ कि विलेजेस और टाउन्स को भी अपना अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिलना चाहिए। वो लोग को उनका खुद का गवर्नमेंट होगा, लोकल गवर्नमेंट होगा। वो खुद से अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या बनाएंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, ओके। तो पंचायत इन villages and municipalities in urban areas were set up in all states, but these were directly under the control of state government. तो अगर आप लोग पंचायत का हिस्ट्री देखो तो 1950s में ही पंचायत वगैरह फॉर्म होना स्टार्ट हो गया था। पर उस समय क्या था, जितने भी पंचायत वगैरह थे जो विलेज एरियाज में थे और जितने भी म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह थे वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते थे। यानी कि उनको हमेशा किसके ऊपर में निर्भर होना पड़ता था? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में निर्भर होना पड़ता था। यानी वो कोई भी कानून, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद से नहीं बना सकते थे। तो सबसे नीचे वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा ग्राम सभा, ओके। सबसे नीचे वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा ग्राम सभा। कभी कभी इसे ग्राम पंचायत भी कहते हैं, ओके। ये आपका विलेज लेवल पे, ओके, विलेज लेवल पे होता है। उससे थोड़ा सा ऊपर में थोड़ा सा बड़ा होता है आपका पंचायत समिति, ओके। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है आपका पंचायत समिति। हर एक विलेजेस में, इंडिया में जितने भी स्टेट्स है उनका अपना अपना जो पंचायत है वो दूसरे दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। जैसे मंडल परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, ये होता है आपका ब्लॉक लेवल में, ओके। तो ब्लॉक लेवल में जो आपका पंचायत होता है उसे हम कहते हैं पंचायत समिति। और पंचायत समिति या तो से जो ऊपर में होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? जिला परिषद, ओके। तो इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो 1992 में जब संविधान को संशोधन किया गया तो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो इसका कुछ फीचर्स आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक था कि अब पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में रेगुलर इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी था, ओके। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इलेक्शंस को एकदम ज़्यादा मान्यता दिया गया और हर एक 5 साल के बाद इलेक्शंस फिक्स किया गया। और इतना ही नहीं, जितने भी सीट्स था उसे रिजर्व किया गया, ओके। आरक्षण वगैरह होने लगा। तो आपको पता ही होगा कि 1/3 सीट जो होता था वो लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए फिक्स था। प्लस SC और ST को भी अपना अपना जगह से उनको आरक्षण मिलने लगा, ओके। अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी एक प्रकार का उन्हें क्या मिलने लगा? आरक्षण। तो आप कह सकते हो म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत में भी आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे 1/3 सीट वुमेन के लिए फ़िक्स तो होता है, प्लस उसके अलावा अगर आप बात करो तो SC ST और OBC के लिए भी सीट्स क्या होता है? रिजर्व होता है। तो इसके बाद अगर आप देखो कि
independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections। तो हमारे हर एक राज्य में आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन आपको देखने को मिलेगा। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, एक तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शन जब जब होगा तब कितने फेज़ में इलेक्शन होगा, ओके, कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगे, वो सब डिसाइड करने का काम स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। उसके अलावा जो म्यूनसिपाल्टीज़ और पंचायत में जो इलेक्शंस होगा हर एक 5 साल के बाद, उसे फिक्स करने का जिम्मेवारी भी किसका है, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात 1992 के बाद में क्या हुआ कि जितने भी पंचायत और म्यूनसिपाल्टीज़ थे उनका भी एक ट्रेजरी बन गया, ओके। उनको भी धीरे धीरे करके क्या मिलने लगा, फंड मिलने लगा। और ये फंड स्टेट गवर्नमेंट और एक अपने अपने स्टेट में जितने भी विलेजेस है, जितने भी पंचायत बॉडीज़ है, जितने भी म्यूनसिपाल्टीज़ है, उन्हें देना उनको अनिवार्य हो गया था। यानी कि फ़ंड का जो बात होता था उसे सैंक्शन करने का जिम्मेवारी किसका था, स्टेट गवर्नमेंट का था, ओके। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, पंचायती राज सिस्टम कहते हैं, ओके। तो पंचायती राज सिस्टम या तो PRI इंस्टीट्यूशन जो हम कहते हैं, ये 1992 में अमेंडमेंट होके बहुत ही पावरफुल और फंक्शनल हो गया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि पंचायत इंडिया में 1950 से ही इंट्रोडक्शन हो चुका था इसका, पर 1992 में जो पावर मिला पंचायत को, म्यूनसिपाल्टीज़ को, वैसा पावर पहले पंचायत और म्यूनसिपाल्टी के पास नहीं था। तो अब देखते हैं कि पंचायत का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से लेवल में आपको पंचायत देखने को मिलेंगे। तो विलेज लेवल में पंचायत कैसे काम करता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज़ अ ग्राम पंचायत, ओके। तो आपको हर एक गाँव में, हर एक विलेज में आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलेगा, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का सबसे लोअर लेवल में काम करता है, ओके। तो इसमें आपको बहुत सारे वार्ड मेंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो इस ग्राम पंचायत के जो हेड होते, प्रेसिडेंट होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, सरपंच कहते। और इनका इलेक्शन के कौन करवाता है, कौन इनको वोट देके जिताते हैं, जो एडल्ट पॉपुलेशन जो होते हैं उस विलेज के या तो उस वार्ड के, वो उन्हें वोट देके उन्हें क्या बनाते हैं, सरपंच या तो दूसरे वार्ड मेंबर्स उनको बनाते हैं, ओके। तो ग्राम पंचायत जो होता है आपका, या तो ग्राम सभा जो होता है आपका, उसका पूरी तरीके से पावर दिया गया है, अपने विलेज का देखभाल करने का पावर उसको दिया गया है और इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में सबसे लार्जेस्ट जो एरिया कवर करता है वो आपका करता है, कहाँ पे होता है, विलेज एरिया पे होता है। तो विलेज लेवल पे तो जो पंचायत जिस तरीके से काम करता है उसे किसके अंडर में काम करना पड़ता है, आपका ग्राम सभा में के अंडर में काम करना पड़ता है। तो उस गांव के जितने भी लोग होते, जितने भी विलेजर्स होते, वो सब आपके वोटर्स होते जो इलेक्शन में अपना कीमती वोट भी देते, ओके। और इसमें ग्राम सभा का मीटिंग, ओके, साल में 2-3 बार होता है। और इसमें किस चीज़ के बारे में फैसला लिया जाता है, बजट के बारे में, ओके। तो गांव के डेवलपमेंट के लिए, ओके, सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, स्कूल्स को रिपेयर करने के लिए ग्राम सभा का मीटिंग साल में 2-3 बार होता है। और इसमें बजट कितना, किस फील्ड में कितना बजट लगेगा उसके बारे में क्या होता है, इसमें डिस्कशन होता है। और ग्राम पंचायत या तो ग्राम सभा किस तरीके से काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, इसका भी इसमें डिस्कशन होता है। और इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया जाता है ग्राम सभा द्वारा, उसे चेंज करने का अधिकार किसी भी मेंबर के पास नहीं होता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं कर सकता है, ओके। तो आपको समझ में आ रहा होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि लोकल लोगों को अपने एरिया के बारे में जानकारी ज़्यादा होता है। तो अगर उन्हें ही अपने विलेज को, अपने वार्ड को रन करने का मौका मिले तो वो अच्छी तरीके से उसका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे। इसलिए इसे क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग पंचायत समिति के बारे में, जो आपका ब्लॉक लेवल में होता है। तो बहुत सारे विलेज मिलके आपका ब्लॉक बनता है, ओके, बहुत सारे गांव मिलके ब्लॉक बनता है। तो देखिए, अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल, ओके। तो बहुत सारे ग्राम पंचायत, बहुत सारे ग्राम सभा मिलके क्या बनता है, एक ब्लॉक बनता है। और ब्लॉक आपका यूजुअली गांव से क्या होता है, आपका बड़ा होता है। तो इसमें भी क्या होता है, ब्लॉक लेवल में भी, पंचायत समिति में भी क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स, हर एक गांव के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो
पर्टिकुलरली जितने भी इलेक्शंस होता है ब्लॉक लेवल में वो लोग भी वोट कर सकते हैं। ओके, तो जो ये पंचायत समिति जो होते हैं ये बहुत सारी स्टेट्स में दूसरे दूसरे नाम से इसको बुलाया जाता है, जैसे जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत एक्सेट्रा। और ब्लॉक लेवल में जो पंचायत समिति के जो चेयरमैन होते हैं उन्हें प्रधान बुलाया जाता है। तो अगर आप फंक्शन देखो पंचायत समिति का, तो उनका मेन फंक्शन होता है कि जितने भी विलेजेस, ओके, जितने भी पंचायत उनके अंडर में होते हैं उनका देखभाल करने का जिम्मेवारी पंचायत समिति का होता है, जो उनको ब्लॉक लेवल में काम करना पड़ता है। और अपने ब्लॉक का डेवलपमेंट के बारे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे उनको अच्छी तरीके से क्या करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। और अगर आप उनका जो इनकम का अगर आप बात करो, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है पंचायत समिति को, वो किसके द्वारा मिलता है आपका, उनके ऊपर में जो होता है जिला परिषद, और जिला परिषद को मिलता है किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो जिला परिषद ही डिसाइड करता है कि कितने कौन से ब्लॉक को कितना फंड मिलेगा वो। तो अगर आप पंचायत समिति से ऊपर में अगर आपको कोई फर्स्ट टॉप लेवल का जो गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा वो है आपका जिला परिषद। तो जिला परिषद इज़ द टॉप लेवल ऑफ द 3 tier स्ट्रक्चर एंड इज़ ऑल्सो नोन एज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एक्सेट्रा। ओके, और जो इसका कॉम्पोजिशन जो होता है जिला परिषद का, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में मतलब सेम नहीं होता है। हर एक स्टेट का कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है। ओके, स्पेशली जितने भी मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के वो सब इलेक्शन के द्वारा ही चुने जाते हैं। ओके, तो मेंबर्स ऑफ द लोक सभा एंड MLAs ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर्स। तो उस डिस्ट्रिक्ट यानी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के MLA, ओके, आपके जो दूसरे मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो भी जिला परिषद के क्या होते हैं, आपके मेंबर्स होते हैं। तो द मेन फंक्शन ऑफ जिला परिषद इज़ टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ पंचायत समितिस। ओके, तो जितने भी पंचायत समिति जिला परिषद के अंडर में काम करते हैं उनका देखभाल करना, वो कैसे काम करते वो देखभाल करने का जिम्मेवारी किसका, आपका जिला परिषद के। ओके, और पंचायत समिति को कितना बजट मिलेगा, ओके, कौन कौन से सेक्टर्स में उन लोग को बजट मिलेगा वो भी देने का काम किसका, आपका जिला परिषद का है। इतना ही नहीं, जिला परिषद का बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे प्राइमरी या तो सेकेंडरी स्कूल्स का मेंटेनेंस करना, हॉस्पिटल का मरम्मत करना, हॉस्पिटल्स को बनाना, ओके, दवा घर या तो डिस्पेंसरीज को इस्टेब्लिश करना, एजुकेशन सेक्टर को देखना, ओके, रोड वगैरह बनाना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करना, ये सब डेवलपमेंटल वर्क किसके अंडर में आता है, आपका जिला परिषद के अंडर में आता है। तो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का देखभाल करना, या तो डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे जितने भी लोकल गवर्नमेंट है जैसे पंचायत समिति, उसके नीचे आपका ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, उसका देखभाल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, आपका जिला परिषद। तो जैसे अगर आप 3 स्ट्रक्चर में देखोगे तो सबसे नीचे आपका ग्राम पंचायत, ओके, जो विलेज लेवल में होता है। दूसरा आपका ब्लॉक लेवल में आपका पंचायत समिति, जिसको बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है, और जो टॉप लेवल में है उसका नाम क्या है, आपका जिला परिषद। तो ये हो गया आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द रूरल एरिया। अब हम बात करेंगे कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट में म्यूनसिपैलिटीज़ का क्या क्या फंक्शन होता है। तो जैसा विलेज एरिया में आपको पंचायत वगैरह देखने को मिला, उसी तरीके से अर्बन लोकल गवर्नमेंट में या तो शहर पे महानगर में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, जिसको हम म्यूनसिपैलिटीज़ कहते हैं, नगर पालिका कहते हैं। ओके, तो बड़े बड़े टाउन में, शहर में आपको म्यूनसिपैलिटीज़ देखने को मिलेगा, और म्यूनसिपैलिटीज़ के नीचे आपको बहुत सारे वार्ड्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो हर एक वार्ड का देखभाल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपका वार्ड कमिश्नर का, और वार्ड कमिश्नर अपने रिपोर्ट को किसे सबमिट करेंगे, जो म्यूनसिपैलिटी के जो चेयरमैन होते हैं उनको ही अपना वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ओके, जैसा आपका ये दिल्ली हो गया, मद्रास तो इंडिया का सबसे पुराना म्यूनसिपैलिटी है। ओके, ग्रेटर बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये बड़े बड़े आपको सिटीज़ में आपको दिखाई देगा। तो both municipalities and municipal corporations are controlled by the elected bodies consisting of people's representatives। तो आपको म्यूनसिपैलिटीज़ में भी इलेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, काउंसिलर्स का इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा जो हर एक 5 साल में होता है। अगर आप म्यूनसिपैलिटी का भी अगर आप फंक्शन जानना चाहते हो, तो जैसा फंक्शन पंचायत का होता है विलेज एरिया पे, पंचायत समिति ब्लॉक एरिया में, जिला परिषद में, तो उसी तरह का फंक्शन आपको किसका देखने को मिलेगा, सिटीज़ में भी देखने को मिलेगा।
जो फंक्शन करने का जिम्मेवारी किसका होता है, आपका म्यूनसिपैलिटीज़ का। तो टाउन में ओके, जो टाउन होता है आपका छोटा सा जो शहर होता है, उसमें जो आपको म्यूनसिपैलिटीज़ देखने को मिलेगा, उसका जो हेड होता है उसे हम कहते हैं चेयरमैन। और जो बड़े बड़े जो नगर होता है, जैसे आपका मद्रास में हो गया, चेन्नई में हो गया, ओके, आपका ये बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, ओके, जैसे आपका कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उधर में जो बड़े जो हेड ऑफिसर है उन्हें हम क्या किस नाम से बुलाते हैं, मेयर नाम से बुलाते हैं।